प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLV हिंदी ट्रिकी पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक मंदाकिनी का अध्याय निर्वासित। निर्वासित कहानी सूरीबाला की लिखी हुई कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ये कहानी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूरीबाला का लेखक परिचय। तो लेखक परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूरीबाला का परिचय। तो हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर सूरीबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1843 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। इनकी आज तक 150 से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ और व्यंग्य आदि प्रकाशित हो चुके हैं। सृजन की श्रृंखला का प्रथम पुष्प मेरे संधि पत्र, जो इनका उपन्यास है, 1975 में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी साहित्य के विद्वान पाठकों में काफ़ी चर्चित रहा। साहित्यिक रचना संसार का सुपरिचित नाम है सूरीबाला। इनकी अधिसंख्य कृतियाँ कोमल और नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती है। जीवन की विविध परिस्थितियों को परखने की कथा लेखिका के पास गांधीवादी दृष्टि है। समाजगत सकारात्मक परिवर्तन तथा जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता हेतु विरोध और विद्रोह के स्थान पर लेखिका विवेक को महत्व देती है। लेखिका के मतानुसार तेजी से बदल रहे समय में नारी अस्मिता एक चुनौती भरा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाएं। प्रकृति और परंपराओं से मिले हुए मूल्यों को अगर हमने खारिज कर दिया तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। कहानी संग्रह इनके कात्यायनी संवाद, मुंडेर पर एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, सांजवाती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद और मानुषगंध, ये इनके कहानी संग्रह। उपन्यास की बात करें तो सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा और दीक्षांत, ये इनके उपन्यास। व्यंग्य धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा, निपटारक दफ्तर और अजगर करे ना चाकरी। धारावाहिक इनके प्लास के फूल, न किन्नी ना, सौदागर दुआओं के, एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, निर्वासित और रेस। मतलब निर्वासित जो कहानी है, इस पर धारावाहिक भी बन चुका है। सम्मान और पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट लेखन के लिए कथाकार सूरीबाला को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार है। घनश्याम दास पुरस्कार, सर्राफ पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, काशी नागरी प्रचारिणी सभा का पुरस्कार, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का पुरस्कार, मुंबई विद्यापीठ आरोही पुरस्कार, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का पुरस्कार और सतपुड़ा संस्कृति परिषद का पुरस्कार आदि संस्थाओं से ये सम्मानित हो चुकी है। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। इस पाठ में क्या है? प्रस्तुत कहानी निर्वासित वानप्रस्थी जीवन जी रहे, मतलब जीवन के जो 4 भाग होते हैं, जिनको 4 भागों में जीवन को बांटा गया है, ऐसे में वानप्रस्थ जीवन जी रहे, अपने घर को त्याग कर बड़े बेटे के घर पर रहने वाले दंपति की एक दर्द भरी कहानी है। स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छापूर्वक, यानी इच्छा न होते हुए भी, वो छोड़कर अपने पुत्र और पुत्र वधू की बात रखने के लिए उनके पास जाते हैं। पुत्र और पुत्र वधू की इच्छा, भावना, रुचि और विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दमघोंटू और पीड़ादायक होता है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी, जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझा थे, दोनों अलग अलग कर दोनों बेटों के बीच बांटा जाना, बाण से बेंधे हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े की मौन पीड़ा के समान मर्मांतक अभिव्यक्ति था। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना कथाकार का मूल उद्देश्य है। कहानी कथ्य और शिल्प में अनुपम है, बेजोड़ है। भाषा कहानी की सहज सरल और भाव कहानी के संप्रेषण के अनुकूल है। कहानी का अंत करुणायुक्त एवं दुखांत है। झुलसाती लू के साथ
दोहरे होते यूकलिप्टस और कैजुरेना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियाँ और सूखो पत्तों से ढका हुआ लॉन, ये वहाँ का दृश्य है। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब, बल्कि मन हुस्से से भर जाता है, एक पीड़ा से भर जाता है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती हुई वही सूखी हरहराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रही। सब कुछ उजाड़ और वीरान था। माहौल की मनहूसियत से उदासी और भी गहरा गई। और ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी जा सकती है, पर हफ्तों, महीनों, साल इतनी दोपहरी काटी नहीं जा सकती। बहुत पहले भी जेठ और वैसाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदासी और सपाट कभी नहीं लगी। या यूँ कहें कि इतना वक्त किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे 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 भाग दौड़ और चीख पुकार में बीत जाता था। पलकें दो घड़ी झपक लेने के लिए तरस जाती थी। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका और बांग्ला कोवा की कहानी कहते कहते वह खुद कब सो जाती थी, और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसकाकर कब दबे पांव तपती दुहरी में खिसक जाता था। पता तब चलता था जब महरी उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती थी। तब तक बेर बिछने लगती थी। कहने का आशय यही है कि यह उस महिला की कहानी है जो आज अपने ही घर में उपेक्षित है, निर्वासित है। आंगन और बरामदे में पानी छिड़काव, सुराही या आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही, झंझर भरना, बाबूजी के लिए सौंफ, काली मिर्च की ठंडाई पीसना आदि में समय व्यतीत हो जाता था। वह पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए, थोड़ी देर और बीती। लू के थपेड़ों में से अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जंपर उठा लाई, उन्हें धीरे धीरे करके जमाने लगती। तय करके उसको रैक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर बैठकर माला फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई। जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में ही चौंक कर आंखें खुल गई। लगी काफी दोपहरी कट चुकी होगी। 4 तो जरूर बजते होंगे। अब उठना चाहिए। बेटे और बहू के कमरे के दरवाजे अभी भी उड़के हुए थे, ढके हुए थे। मतलब बेटे और बहू के पास जो रह रही है वृद्ध महिला, उसकी यह कहानी है। कूलर की घर घर की जो आवाज़ है वह घर की खामोशी को मथ रही थी। दबे पांव बैठक की ओर आई। आराम कुर्सी पर उठेंगे उठेंगे वे सो रहे थे, मतलब वृद्ध पति सो रहे थे। एक किताब हाथों के सारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक से नीचे खिसक आया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रख दी। चश्मा उतारने लगी कि उनकी नींद खुल गई और वो बोले, तुम सोई नहीं क्या? तो ये एक वृद्ध और वृद्धा की कहानी है जो अपने बहू और बेटे के पास उपेक्षित है। तो वृद्ध बोले, नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी। वृद्धा बोली, नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें? तो देखिए, एक वृद्ध माँ और बाप है, वो गहरी घनी लू में व्याकुल है, जबकि बेटे और बहू कूलर लगाकर सोए हुए हैं। नहीं, मैं पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। शरबत लाऊं बनाकर पियोगे? तो वृद्ध बोला, शरबत? नहीं नहीं। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो। तब तक राजेन और बहू भी जाग जाएंगे। विडम्बना यह देखिए, माँ बाप है वो बना रहे हैं और कह रहे हैं राजेन और बहू भी जाग जाएंगे। वह दबे पांव रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था।
बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई और चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज़ सुनकर कौन है कहती हुई रीमा रसोई तक चली आई। ये रीमा कौन है? ये राजेन की पत्नी है। वह अपराधिनी सी दयनीय बनी, जल्दी जल्दी कपड़े से उस मिट्टी के तेल को सुखा रही थी वह वृद्धा। तो रीमा बोली, ओहो माँ जी, आप न जाने क्या क्या करती हो। उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, मन में आया जरा चाय बना दूं। तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे, सोचा जब तक बनेगी तब तक तुम भी दोनों जाग जाओगी। रीमा बोली, ओहो इतनी दोपहर में चाय कौन पिएगा, जरा शाम तो होने देती। फिर जमुना आकर बनाता ही था। मतलब ये जमुना कौन है? नौकर। आप बेकार की तकलीफ करने लगी ने। ऊपर से 4 से ऊपर हो रहे थे, मन भी उचाट था। वह स्वर को धीमा करते हुई बोली, कौन? वह बुढ़िया बोली। तो रीमा बोली, खूब। तो आप चाय भी बनाने लगी। मतलब ये एक तरीके से ताना मारा। खूब, तो आप चाय भी बनाने लगी। उसने केवल हंस कर कहा था। वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने रोने को हो गया था। कमरे में राजेन शायद पूछ रहा था। बहू फिक से हंसती हुई उन्हें बता रही थी और कह रही थी, माँ जी है, जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी। बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं। बोतल लुढ़क गई और मिट्टी का पूरा तेल घर में बिखर गया। तो उन्हें समझा दो, अगर चाय जल्दी पीना है तो जमुना से कह दो जल्दी आ जाया करें। तो रीमा बोली, लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ। उनके जाने से तो काम किचन का और बढ़ जाता है, पर ये बुढ़े लोग मानते कहाँ हैं। देखिए, माँ बाप को केवल बुढ़ा लोग कहा जाता है। जब उन्होंने सुना कि उनकी बहू कह रही है बुढ़े लोग, तो उनकी आंखें भर भर आई। अभी तो यहाँ आने से पहले तक सारा काम भी संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाने, कपड़े धोना तक। और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम नहीं होता। दाल सब्जी में भी कभी पानी ज़्यादा न नमक कम। बिल्कुल जमुना की तरह वह भी काम करती थी। सोचा चलकर बैठक में उनके पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो अब समाप्त हो गया। बैठक की ओर बढ़ी कि कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई। देखिए, बड़ी विडम्बना, बहू और बेटा माँ बाप के बारे में बातें करके खिलखिला रहे हैं। वह झेंप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा, प्रेम सरेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती है। तो वह वृद्धा जब बाबूजी के पास बैठती है तो बहू है वो व्यंग्य या तंज कसती है कि वह प्रेम के कारण बाबूजी के पास बैठती है। तो उन्हीं का बेटा क्या कहता है, प्रेम सरेम कुछ नहीं, जब वह बोर फील करती है तो बाबूजी के पास जाकर बैठती है। वाह, जैसे मैंने देखा नहीं हो, ये रीमा बोलती है। माँ जी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रख आते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आऊं। उनका बस चले तो वो सब कुछ कर लें। मतलब ये कौन कह रही है? रीमा कह रही है। बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार का कटाक्ष उस वृद्धा और वृद्ध के लिए कौन कर रहा है? रीमा और उनका बेटा राजेन। चाय की खाली प्याली रखकर वह चुपचाप सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। ये बुजुर्ग वर्ग की बात है। सोचा जमुना से माँ जी के पूछें बारे में पूछें, फिर रुक गए और लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा जितना पिछले 2.5 सालों में। तो यहाँ अपने बेटे के पास आए उन्हें 2.5 साल हो गए। रिटायर्ड रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही यहाँ आए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक एक दिन राजेन का पत्र मिला। यहाँ से ही यह कहानी नया मोड़ लेती है। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान के किराए
पर उठा देने की बात भी लिखी थी कि आप मेरे पास आ जाइए और घर वाला जो मकान है वो किराए पर दे दीजिए। वैसे किराए वाली बात गौण थी। मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा दिन काम करना पड़ता है और यह हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूरी से समय कुसमय पहुंचना भी मुश्किल रहता है और सरकारी नौकरी ठहरी जा भी नहीं सकते। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी ठीक कहा, ठीक ही लिखा है। अब इस उम्र में आराम की ज़रूरत है। या तो सौदा सुलूप और जो कुछ थोड़ा बहुत त्रासन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं। वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफ़सर है, हर काम के लिए चपरासी है, अर्दली हाथ बांधे खड़े रहेंगे, बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई, कभी ऊँचे बोल नहीं सुने, राज करोगी राजेन की माँ। तो ये पड़ोसियों ने कहा। अफसरी की पुलाव कचौड़ी से नीचे बात नहीं होती और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे इतनी बात पूछते कहाँ हैं। लेकिन मुंह फट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था कि सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सूरज एक तरफ। वहाँ तो अफसरी कायदे से रहना होगा, लेकिन हाँ, आराम तो होगा ही। फिर बुलाने पर न जाना, यह भी तो बुरा है। इन दोनों ने खुद भी साथ साथ और अलग अलग बहुत सोचा। घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में एक हुक सी उठी थी, पर जो लोगों के तर्क थे वो भी अकाट्य थे। सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ है और फिर अपने ही घर जाना परतंत्रता कैसी, हिच कैसी, अपनी ही कोख से जन्मी औलाद है। उन्हें तो चार बात कह भी दें तो जबान नहीं खोल सकते। लाख अफसर है, लेकिन माँ बाप के सामने तो बच्चे ही है। अब उस बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्ति का रिजर्वेशन हो गया था। आंगन में आकर बोले तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा। बुजुर्ग ने आकर कहा कि रिजर्वेशन हो गया, तो बुढ़िया को लगा जैसे कलेजे पर किसी ने हथौड़ा मारा। सामान बंधने लगे, चीज़ें बंटने लगी, सिलबट, सूप चलनी, अलगनी, अलमारियाँ, कद्दूकस, जन्माष्टमी पर बजने वाला घंटा, घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले, रामनवमी पर पूजा जाने वाला तुलसी का चौरा, ये चीज़ें उन्होंने साथ ली। कुछ नहीं ले जाना, मतलब सब कुछ ले जाना था। राजेन ने लिखा था, अम्मा से कहिए सब कुछ नहीं उठा कर लाएं, या उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। रामेश्वरम से लाया, तीर्थ का तांबे का लोटा भर धीमे से रख लिया, घंटा घड़ियाल कन्हैया जी का पालना, बस इतनी चीज़ें साथ ली। बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ाव था इस लोटे और पालने के साथ। कैसे वे दोनों साथ साथ नाहे थे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उन्होंने भरा पूरा दिया था, उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वरम जाने के 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी भी लग गई थी। राजेन खुद स्टेशन पर आया, 2 चपरासियों के साथ। प्लेटफॉर्म पर फैले थैले, बंडलों और गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा, क्रोधित हुआ और फिर परेशान सा संयत स्वर में बोला, आपको मना किया गया था बाबूजी, अम्मा को समझा नहीं पाए, पर आप तो इस बात के लिए मना कर सकते थे। 100 वर्ष पुरानी सड़ी गली चीज़ों का यहाँ क्या मतलब है? राजेन ने कहा कि 100 वर्ष सड़ी गली पुरानी चीज़ों का भला यहाँ क्या होगा? वह झेंप रहे थे, हंस रहे थे और कह रहे थे, अरे भाई क्या बताऊं, इन औरतों को तुम जानते ही हो, इतना मना किया, पर अब समझा ही तो सकता हूँ। खैर, एक तरफ कहीं रख दी जाएगी, ऐसे कह कर के वो हैं करके हंसते हैं। चपरासी ने उनका कमरा बताया, पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले अंगुली दबा ली। ओह माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसके पहले यहाँ जितने साहब आए थे, सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह हक्की बक्की टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वरम वाला लोटा छुपा आई। वह उसे मना नहीं कर पाई, वह बुढ़िया उसे मना नहीं कर पाई।
भाई वाह मांझी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई है। रीमा ने हंसकर ये तंज कसा। पूरी की पूरी गठरियां डांट पर चढ़ा दी गई, ऊपर रख दी गई घर में। सो भी स्टोर वाले पर की कोई उतार भी नहीं सके। एक दो एक बार उनके बारे में पूछकर वह चुप सी हो गई। तभी उन्हें लगा था कि जानबूझकर उन्होंने घर पर कितना कुछ छोड़ा था। अनजाने उससे कहीं ज़्यादा छूट गया, जो जीवन भर शायद अब नहीं मिल सकेगा। तो बहुत बढ़िया पंक्ति है कि उन्होंने जानबूझकर घर पर कितना कुछ छोड़ा, मतलब ये सामान है, लेकिन अनजाने में उनसे बहुत कुछ छूट गया। मतलब वह प्रेम, वह एकांत, वह स्वतंत्रता जो सब छूटी है, वो जीवन में शायद दोबारा नहीं मिलेगी। बाबूजी शायद ज़्यादा साहसी थे। आस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते, सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते। समय मिलता तो माँ जी को बुलंद आवाज़ में बुलाते, क्या कर रही हो? अब यहाँ तुम्हें कौन सा बड़ा काम का बहाना है? चलो पाठ किया जाए। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजेन को भी अधिकार के स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजेन ने एक अजीब बड़पन भरी हंसी हंसकर टाल दिया और कहा, आप कीजिए, मुझे तो अभी देखिए मीटिंग में जाना है। फिर मेरे लिए तो बहुत समय पड़ा है पूजा पाठ के लिए। तो अब ये यहाँ पर इनकी संतानें हैं, वो भी इस बात को नहीं मान रही। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग में आकर समझाया, माँ जी जरा बाबूजी से कहिएगा इतनी जोर से पाठ न किया करें। तो ये दखल अंदाजी यहाँ हो रही है। वहाँ घर की बात और थी, यहाँ सब ऑफिसर्स रहते हैं और फिर भगवान तो सब जगह है। देखिए न, कबीरदास जी ने कहा था, ताचडी मुल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदा। मतलब मुल्ले हैं, वो मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, क्या खुदा बैरा थोड़ा ही है। तो उन्होंने कबीरदास जी का दुआ है वह सुनाकर ये बात जाहिर की। आप और बाबूजी मन ही मन में पूजा कर लिया कीजिए, ये गुस्सा होते हैं। ये कौन? राजेन। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अकाट्य तर्क के सामने निरुत्तर थी। पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में वे दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया, ठीक ही तो कहती है, इन लोगों को तो कोई उज्र नहीं, पर आने जाने वाले तो जरूर हंसते होंगे। कहा भी है, जैसा देश वैसा वेश। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजेन पिता के साथ में लॉन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। चाय खत्म कर उड़ते उड़ते राजेन ने जरा झिझकते हुए नपे तुले स्वर में कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ना, तो प्लीज़ आप अंदर आ जाया कीजिए। असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती है, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, आपके सामने वो झिझकते हैं। तो देखिए कैसा कल्चर है यहाँ पे। और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देखे बिना जमुना को आवाज़ दी, कार साफ करो, फौरन बाहर जाना है। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं, जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध दिलवा देगी, बस खाना हम बाहर खा कर आएंगे। तो ये देखिए ऐसे संस्कार है जो उनके माँ बाप को पीड़ित कर रहे हैं। कार सर से जा चुकी थी। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखती रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लॉन में सिर झुकाए बैठे थे। वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब उलटते पलटते और देखते रहे। कौन सी किताब है? पोथी है? तो वो बाबूजी बोले, नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली है। फिर सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्फुट ध्वनि, न सुनाई देने वाली ध्वनि, जो अस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं हो, गूंजी हो, उनके रेशे रेशे चारों तरफ बिखर गए हों। ऐसे ही उन दिनों के एहसासों के साथ कुछ बिखरा हुआ सा। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकदम सहज होते हुए बोली, क्या बनाऊं? कटहल बनाती हूँ आज, तुम्हें बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले खुला खुला इनका जीवन था, आज बंधा हुआ सा है, परतंत्र सा है, बिखरा हुआ है। बाबूजी बोले, न न अब वह पचता नहीं। तो वह वृद्धा बोली, तो बस खीर और सादी सब्जी बनाऊं? तो बाबूजी बोले, खीर नहीं, जब बहू और राजेन साथ रहें तब बनाना।
शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और विस्तृत थे। बहुत बढ़िया पंक्ति है। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और विस्तृत थे। मतलब वे आज भी अपनी संतान को कितना चाह रहे थे। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे और पांचवें हाथ की बनी मोटी रोटियां, आलू बैंगन की सब्जी, बहुत खुश होते तो मखाने की खीर, और बाद में दो रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वह हाथ धो रहे होते। तो घर पर होते तो कितने खुश थे। शाम वैसी ही गुमसुम सी बीती। अंधेरा होने पर मन में अंधेरा होने पर मन में घुमड़ता कुछ और भी गहरा गया था। एकाएक उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अटकती आवाज में कह गई, सालों हो गए, एक बार घर चलते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर घर चलने की मन में उनकी आई। वृद्ध बोले, बाबूजी बोले घर। उनकी आंखों में एक चमक आई और बुझ गई। वह तो पूरा किराए पर उठा दिया। चमक आई मतलब घर की बात जब कही तो चमक आई, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वह किराए पर दिया हुआ है तो वह चमक भी बुझ गई। क्यों, क्या बात है? बाबूजी बोले, बात बात कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा ही है बस। लेकिन कुछ दिनों को चलने से फायदा क्या है? हाँ, एक गहरी उसास उस खामोशी में उतरती चली गई और बोले, क्या फायदा? सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला था। 10 बजे राजेन उसे स्टेशन से लेकर लौटा। पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुकाकर हंसते हुए बोला, अच्छी हो अम्मा। चलो, भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफ़ी भार तुमने हल्का कर दिया। वह जोर से हो करके हंसते हुए बताने लगा, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है, साफ साफ कहते जबान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की अकड़ देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी गया है, फिर भी 2-4 दिन भर वह उत्साह से भरकर बोले जा रहे थे। राजेन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाठ है, अंदर सब ठाले रहते हैं। अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ मिलते हैं, बड़े चतुर मिलते हैं, बड़े ढोंगी मिलते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं कस्टमर्स पर। सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदों पर ही फायदा है। ऊपरी ठाठ और अंदरूनी हालत में कितना फ़र्क है, इसके बारे में तुम नहीं सोच सकते। अब यही देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था, पर दम ही नहीं है। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजा ने रोका और कहा, बैठो, बातें करेंगे, हम देर से सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, आप लोग भी चाहें तो बैठें बाबूजी। उन्होंने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब बातें करो, आज काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। एक झूठी जमाई लेकर वे उठ आए और पीछे पीछे वह वृद्धा भी आ गई। दोनों एक साथ लगा। शेष तीनों ने रात भरी मुक्ति है वो महसूस की। शेष तीनों ने मतलब राजेन ने और रीमा ने और रणधीर ने। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए सोच रही थी, नींद तो अभी घंटों नहीं आएगी, तब तक क्या करें? क्यों न बाबूजी को ही कमरे में बुला लें। थोड़ी देर फिर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते हुए देखकर टोका, अभी सोओगे? बाबूजी ने कहा, नहीं तो वह वृद्धा बोली, तो बैठो न, कमरे में ही चलते हैं, बैठे। बाबूजी ने कहा, कमरे में? नहीं, चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, थक भी गया हूँ, इस समय कमरे में बैठना ज़रा ठीक नहीं है। चलूँ ज़रा, अखबार आज ठीक से नहीं पढ़ा, वह पढ़ लेता हूँ। सब कुछ कहा अनकहा, जाना समझा था, फिर भी यह ऐसा प्रस्ताव रख गई कि बाबूजी उसको मना नहीं कर पाए। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना और फिर घुल घुल कर बतियाना उनको असंगत लग रहा था। एक दिन बहू राजेन से खिलखिलाती हुई कह रही थी कि पिताजी को माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुल गए हैं। आज उन्हें शिमला पैकेट के फायदे और नुकसान भी समझा रहे थे। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजेन ने मुस्कुरा कर पूछा। तो रीमा बोली, ऑब्जेक्शन? खी खी खी, मुझे तो लगता है सच जैसे थिएटर देख रही हूँ।
अभी देखो, नाउ सी इज परफेक्टली ऑल राइट। मतलब जो मैंने ये बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन पिताजी को चैन कहाँ। जब भी मौका मिलेगा, कमजोरी लगती हो तो ताकत वाली दवा एक आध शीशी और ला दूं। घबराहट के लिए वह कौन सी होम्योपैथी की दवा बताई थी डॉक्टर ने, डॉक्टर बैनर्जी ने, वह ला दूं। माँ जी है वो निहाल हो जाएगी। फिर बहू की कमान चढ़ाती राजेंद्र से बोली, सच तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। राजे ने कहा, शैतान की बच्ची। राजे ने एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। एक दो दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्होंने तबीयत का हाल पूछा, वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी उन पर। स्तब्ध से अपलक देखते रहे उन्हें और चुपचाप चले गए। वह लेटी आंखों पर कोहनी रखे रोती रही। आखिर उनका क्या कसूर था, वह क्यों चिड़चिड़ाई उन पर। काफ़ी रात गए, उनकी गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े। मतलब किनके, उन तीनों के, बहू और उन पुत्रों के। तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या रामचरित ग्रंथावली पढ़ते समय एक आध बार झपकी आई भी तो उनको इस बात का एहसास। झपकी आई भी तो तीनों के ठाकों और खिलखिलाहट से वह भी उचट गई। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू किया। यह उसकी बचपन की आदत थी। राजेन की तरह गंभीर नहीं था, हमेशा का चिब्बल्ला था। मतलब वह फुर्तीला था, हंसमुख था। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डोल छीनकर उसे रुला रहा था, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी जब वह भाभी को छुप कर देखने गया था उसके मनोरंजक प्रसंग सुना रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमुना नौकर से ही उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था और कह रहा था, जमुना सुन, तो हनीमून पर जरूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना झेंपता शर्माता ट्रे उठाकर चला जाता है। वो पूजा कर रही थी, तब भी डाइनिंग रूम से आते ठाके उन्हें कुलबुला जाते। विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी भी मुक्त हंसी मिली होती, उनकी किनकी, बाबूजी की। पूजा करते हुए भी मन उन्हीं लोगों पर था। वह ज़्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे। बेटों की बातों में वे खूब रस ले रहे थे। राजेन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुनकर उस बुढ़िया का मन पुलकित हो उठा था। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा करने लगी थी। जब स्कूल से टीम जीत कर आती और वो घर आते तो दोनों के खेल की बातें बताते बताते बाबूजी को वो निहाल कर देते और वह प्रसन्नता के स्वर में कहते, शाबाश मेरे शेरों। फिर ठाके थम गए, सब शांत हो गया। राजेन ऑफिस चला गया। काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मुस्कुरा दी। आज तो बड़े दिन बाद बेटों से ठट्टे करते सुना तुम्हें। उन्होंने जैसे सुना नहीं हो ऐसी स्थिर दृष्टि से देखा, फिर एक एक शब्द पर रुके हुए खिड़की के बाहर देखते देखते कह गए, सुनो मैं जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर सबसे मार्मिक कथन यहाँ आ रहा है, मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ, मतलब रणधीर के साथ। बुढ़िया ने पूछा, कब? एक अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा ही नहीं थी, अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी। कितने दिनों के लिए? तो वे बुजुर्ग बाबूजी बोले, कल, वहीं रहने के लिए, उसके साथ सदा सदा के लिए। भय से डरी हुई सी वह एकदम पूछ बैठी, क्यों? लगा यह सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर भरा कर गिर पड़ा हो और उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया। कठोर संयम से उन्होंने आवेगों की रास खींच ली। कुछ नहीं, यूं ही काफ़ी दिन हो गए यहाँ रहते हुए, थोड़ा घूम फिर कर आना चाहिए। बुढ़िया बोली, मुझे भी तो यहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए। वह निरंतर ऐसी होती जा रही थी। गले में कुछ बहुत कुछ घुटकते हुए धीमे धीमे बोले, मैं आ जाऊँगा तब तुम जाओगी, यानी मैं आऊँगा इसके बाद तुम जाना। फिर दोनों एकदम चुप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पतरा कर किसी एक दिशा में टिक गई हो। उन आंखों की अथाह कातरता में, अथाह उन आंखों की अथाह कातरता में, मतलब उस डर में, अधीरता में एक ही सवाल गहराता जा रहा था,
हमारा क्या अपराध है? हमें इस तरह दोनों से अलग क्यों किया जा रहा है? पहले वह भी संभले, अब जब 2 बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ये ठीक नहीं है। ये बेटों में समझौता हुआ है कि दोनों माँ-बाप का खर्च एक ही बेटा उठाए, ये ठीक नहीं है कि नहीं? ठीक ही है सोचा है दोनों ने। अभी यहाँ बेबी छोटी है, तुम यहाँ रहोगी, 7-8 महीने बाद छोटी की डिलीवरी होगी, फिर तुम वहाँ चली जाओगी छोटे के पास, मैं यहाँ रहूँगा, तो चलूँ? तुम ज़रा अपना ख्याल रखना। तो अब बाबूजी कह रहे हैं तुम ज़रा मेरी कमीज़ वगैरह है उनको पैक कर दो। थोड़ी देर बाद वह अखबार लिए फिर सामने खड़े थे। यही कहने आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना जो हम हरिद्वार से लाए थे। ज़रा टहलाऊँ न? बस यही कहना था। मतलब वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने छड़ी की बात करके बहाना बनाया। लेकिन वह कुछ नहीं कह सके। यूँ ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती अंगुलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बिद्ध क्रोंच युगल की मुंह पीड़ा। मतलब क्रोंच पक्षी का जोड़ा हो और उसमें से किसी एक को कोई बाण के द्वारा मार दे, मतलब उस युगल यानी उस दंपति को कोई अलग कर दे, तो उनकी क्या मुख पीड़ा होती है, वही बाबूजी और वृद्धा की पीड़ा थी, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरियों में बह चला था। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम त्वम गहमह शाश्वती महा। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी क्या अपराध था, हमारा क्या दोष था, हमें इस तरह क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें इस तरह क्यों अलग किया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह थी कहानी जिसके यहाँ प्रश्नोत्तर है। निर्वासित कहानी की कहानीकार कौन है? सूरीवाला है। निर्वासित कहानी का अंत होता है, बड़ा दुखांत है। प्रश्नों की बात करें, माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी कहानी सुनाती थी? निर्वासित कहानी के आरंभ की पंक्तियाँ कौन से भावों को अभिव्यक्त करती है? बाबूजी के 2 बेटों का क्या नाम था? बड़े बेटे राजेन के पास जाने को लेकर पड़ोसियों ने क्या कहा था? पड़ोसियों की राय के विपरीत बूढ़ी दरोगानी ने क्या विचार व्यक्त किए थे? निर्वासित कहानी में निहित कहानीकार का क्या उद्देश्य है? निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो निर्वासित कहानी की कथा वस्तु क्या है? निर्वासित कहानी का शिल्प क्या है? वर्तमान संदर्भ में निर्वासित कहानी कितनी सही है? और अपनों के मध्य वानप्रस्थ जीवन जीने वाले दंपति की पीड़ा, संतरास और घुटन की करुण कहानी है निर्वासित। इसके आधार पर इस कहानी की समीक्षा कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ जिसको आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।